नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ नार्दर्न रेलवे के चीफ इंजीनियर विनोद त्रिपाठी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। थैंक यू। सर, आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। एक छोटे से गांव से आप निकले, फिर उसके बाद और तमाम चीज़ें हुई होंगी, तमाम संघर्ष का दौर रहा होगा। फिर आपको क्या लगता था कि इतना बड़ा अचीवमेंट आप अचीव कर पाएंगे? नहीं, दरअसल हमारे पिताजी टीचर थे और बहुत सारे जो सपने हैं उन्होंने बचपन से ही दिमाग में भरा हुआ था। तो ऐसा नहीं, मैं सोचता नहीं था कि कुछ अच्छा करूँगा। लेकिन सोचने का स्तर जैसे जैसे अलग अलग जगहें बदलती गई वैसे वैसे बदलता गया। जब मैं सिंगरामऊ में, हमारे घर के पास में एक कॉलेज था सिंगरामऊ इंटर कॉलेज, वहाँ से पढ़ाई करता था तो अलग सपने देखता था। फिर मैं रुड़की आईआईटी रुड़की में इंजीनियरिंग करने चला गया तो सपनों का स्तर बढ़ता गया। लेकिन सपने देखता था और मेरा मानना है कि हर किसी को सपने देखने चाहिए। जब तक सपना है तब तक ज़िंदगी है। या शुरू से ही आपने एकदम ये मतलब सेट करके रखा था कि हमको इंजीनियरिंग लाइन में ही करना है, जो कुछ करना है? या कभी ये नहीं दिमाग में आया कि हमको प्रशासनिक सेवाओं के लिए आईएएस आईपीएस कुछ ऐसा, सिविल सर्विसेज के लिए? नहीं, इंजीनियरिंग में जाना एकदम इत्तेफाक था, क्योंकि जब मैंने 12वीं पास की तो ये हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया जाए। तो 12वीं में हमारा जो नंबर था वो उतना अच्छा नहीं था कि मैं जब गया बीएससी करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो 12th के मार्क्स पे कट ऑफ होता था, तो पहली लिस्ट में नाम नहीं आया। ये हुआ दूसरी लिस्ट में नाम आएगा तो उस समय दूसरी लिस्ट के बीच में 2-2, 3-3 महीने के गैप हुआ करते थे। तो उस समय मुझे किसी ने बताया कि ये टाइम आप यूज़ कर सकते हो, कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे कृष्णा कोचिंग हुआ करती थी इलाहाबाद में, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पे जब मैं पढ़ने लगा तो वो जो आईआईटी के एंट्रेंस की तैयारी थी वो अच्छी लगने लगी और फिर मैंने वही पढ़ा और सिलेक्शन हो गया और फिर आईआईटी रुड़की पहुँच गया और वहाँ पर फिर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा। इंजीनियरिंग में जाना वो एक इत्तेफाक था। यानी शुरुआत में कुछ चीज़ें दूसरी थी, बाद में चीज़ें परिस्थितियों के हिसाब से बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए सर, अगर मान लीजिए आईआईटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अचीव कर सकते हैं? ये बड़ी तैयारी होती है, सब सारी चीज़ें 2 ही 3 बार मौका मिलता है। इस बीच में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। जैसे मैं ये बताया ना, इत्तेफाक है। जैसे आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए, कोई जो भी तैयारी कर रहा है उसको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और एंट्रेंस देना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। रास्ता हमेशा दूसरा बनता जाता है। जो सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दिया कि मेरे 12वीं में नंबर कम थे इसलिए बीएससी एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन उससे बड़ी चीज़ हो गई मैं आईआईटी पहुंच गया, केवल इसीलिए क्योंकि बीएससी में एडमिशन हुआ होता तो मैं बीएससी कर रहा होता और एमएससी कर रहा होता और फिर जो आपने कहा प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहा होता, जैसा कि वहाँ पूर्वांचल के सब लड़के करते हैं, तो मैं भी वही कर रहा होता। लेकिन एक दूसरा रास्ता खुल गया। मेरा मानना है कि ज़िंदगी जैसे नदी की तरह होनी चाहिए। आप पानी बहते हुए जाए और रास्ता अपना बना ले। अगर नहीं बन पाता, ज़्यादा मजबूत पत्थर आ गया तो घूम के दूसरे रास्ते चली जाए। यानी आप कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, कहीं ना कहीं तो आप रुकना नहीं है। हाँ, तो जो भी बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, उनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप लोग पूरी मेहनत से तैयारी करें। लेकिन अगर नहीं होता है तो कोई आपके लिए और अच्छा है। मैं हरिवंश राय बच्चन की एक उक्ति मुझे याद आती है। उन्होंने कहा कि अगर आपके मन का होता है तो अच्छा, और मन का नहीं होता तो और भी अच्छा। तो आपके लिए समझिए भगवान ने कुछ और अच्छा सोच रखा है। अच्छा सर, लंबे समय से आप रेलवे में कई पदों पर कार्य किए हैं, तो एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि रेलवे की बात अगर ना की जाए, जो और भी तमाम बच्चे होते हैं, ये पहले से ही सेट करके जाते हैं, घर वाले ये बता के भेजते हैं कि बेटा आप जा रहे हो तो इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, मेडिकल की तैयारी करनी है, और उसके बाद केवल वो मतलब घर वाले इतना फोर्स कर देते हैं केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और सब सारी चीज़ें सबसे एकदम हट जाए पूरा। इस तरह मैं आपको मतलब पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 100 में 2-4-5% ऐसा होता है कि एकदम डिप्रेशन में बच्चा आ जाता है, कभी कभी जो है मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है। कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को क्या, कैसे बच्चों को कैसे गाइड करें?
पेरेंट्स को मैंने बोला कि मेरा जो अनुभव रहा है, पेरेंट्स को बच्चों में सपने तो ज़रूर भरने चाहिए, लेकिन और सपनों के लिए कोशिश करने का एक हौसला भी भरना चाहिए, लेकिन किसी एक सपने के पीछे पड़ जाना वाली बात बेवकूफ़ी की है, क्योंकि इतने ज़्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने रास्ते हैं, और किस में मन लग जाए और कहाँ से कहाँ आप चले जाएं। तो अगर मेहनत करते हैं आप, तो कोई न कोई रास्ता आपके लिए है। और इसलिए केवल एक चीज़ के पीछे पड़ने के लिए और फिर उसके लिए न पाने पे डिप्रेशन में चले जाने वाला रास्ता तो न दिखाएं। आप सिर्फ उसको कहें कि बच्चे अपने लिए कुछ सोचो, और वो पूरा हो जाने पे कुछ और सोचो, ज़रूर एक और सपना देखो, और वो पूरा हो जाने पे एक और सपना देखो। सब ये सीढ़ियाँ, और वो नहीं होता है तो वही जो मैंने बताया, बहते पानी की तरह अगर कोई मजबूत पत्थर आ जाए तो रास्ता बदल के दूसरा रास्ता बना लीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है सर, कभी कभी आप देखते होंगे कि भारतीय रेल सेवा में आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, ट्रेनों को लेकर एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहेंगे कि मान लीजिए जैसे होता क्या है कि कोई भी ट्रेन है, उसकी टाइमिंग है कि 9:15 पे स्टेशन पे पहुंच जाएगी, लेकिन होता क्या है कि फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कि 2 घंटे लेट है, फिर कभी कभी 2.5 घंटे, इस तरह से ये जो, और ये बड़े लंबे समय से चला आ रहा है सारा सिस्टम, अब तक नहीं सुधर पा रहा है। क्या कुछ इसके लिए ठोस कदम रेलवे उठा रही है, या अब तक पूरा सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, सारा मामला ठंडे बस्ते में? नहीं, रेलवे ट्रेनों के पंक्चुअलिटी को, हर जो ट्रेन लेट होती है उसको स्टडी करती है और उसका कारण पता करने की कोशिश करती है, और उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। और पिछले कुछ सालों में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। आप देखें, अगर आप पहले से कंपेयर करें तो अभी ट्रेनों की हालत काफ़ी सुधरी है, और आगे जाके मुझे लगता है कि हम इस मुकाम पे होंगे कि ट्रेनें जिस टाइम पे अनाउंस हुई उस टाइम पे पहुंचेगी, और इसमें कंटिन्यूअस काम चल रहा है और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। यानी काम चल रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बिल्कुल। जौनपुर के एक सांसद से अभी कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि हम जो भी बातचीत करते हैं रेल की सेवाओं को लेकर और सब तमाम चीज़ें, पीयूष गोयल जी को हम लेटर लिखते हैं और सब सारी बातचीत करते हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है और सारी बातें होती हैं, और फिर मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है। पता नहीं फिर उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है। उनसे हमने ये भी कहा कि आपको फीडबैक वगैरह मिलता है, आपको नहीं? बोल फीडबैक तो मिलता है, लेकिन उस तरह से हमें नहीं लगता है कि जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा। क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं, इस वजह से उनकी ये मेंटलिटी है, या उनकी बातों में कुछ हकीकत छिपा हुआ है? देखिए, इसमें किस पार्टी से कौन है उस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो रेलवे का सिस्टम है उसको बताऊं कि कोई भी सांसद अगर मंत्री को पत्र लिखता है तो वो हमारे यहाँ अति महत्वपूर्ण मार्क होके आता है, और उसको अति महत्वपूर्ण ढंग से ही सारे अधिकारी लेते हैं और उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब किस ढंग की मांग है उस पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या फिजिबिलिटी है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा। तो उनका ये कहना कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये तो मैं कहता हूँ ठीक नहीं होगा। लेकिन जो भी उनके पत्र आते होंगे मंत्रालय में, उसको अति महत्वपूर्ण लेके अधिकारी लोग उस पर स्टडी करते हैं और फिर कार्रवाई करते हैं अगर वो फिजिबल होता है, जहाँ तक संभव होता है उस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, जैसे मान लीजिए सारी चीज़ें सब एकदम सही चल रही हैं, रेलवे में आपने बड़े लंबे समय से कार्य किया, तो कैसे आप देखते हैं कि एक लंबा अनुभव है, सब सारी चीज़ें रेलवे की सुविधाओं को लेकर अब तक आपको जो भी जब सारी चीज़ें सिस्टम से सब चल रहा है, तो उसको लेकर रेलवे को कितना क्या कुछ मूल्यांकन करना चाहेंगे कि अब तक की सर्विसेज को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। रेलवे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो परियोजनाएं हैं और जो भविष्य की योजनाएं हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं। आप देखेंगे 4 धाम जो यात्रा के लिए जो रेलवे लाइन बनाई जा रही है, या जो चिनाब पे ब्रिज बन रहा है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे जो हिंदुस्तान के बहुत दूर के पहाड़ी जगहें जो नहीं कनेक्टेड थी वो सब कनेक्टेड हो जाएंगी। और हाई स्पीड रेल जो कि केवल अभी तक बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ में थी, वो हिंदुस्तान भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप समझिए कि पिछले कुछ सालों में जो रेलवे का बजट है वो 2 गुने से भी ज़्यादा हुआ है। तो जिस तरह से
पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस तरह से भविष्य में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और चीज़ें सुधरेंगी। आप 5 साल पहले 10 साल पहले जो रेलवे स्टेशनों की हालत थी, अब देखिए उनकी साफ़ सफाई, उनका मेंटेनेंस, उसी ढंग से कोचेस में भी आप देखिए। ये जो बात आप कर रहे हैं ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मोदी सरकार बार बार कहती है कि ये सब सारे कामकाज जो हुए हैं ये यही जब से हमारी सरकार, जब से हम सत्ता में आए हैं 2014 से, इसके बाद से ये सब सारी चीज़ें बदल गई हैं। क्या इसके पहले ये सब सारी चीज़ें सिस्टम से नहीं थी, या उनके आने के बाद ही तेज़ी से सब सारी चीज़ें बदल गई? रेलवे के पास जो संसाधन होते हैं उसमें रेलवे के जो मैनेजमेंट है वो पूरा काम करने की कोशिश करता है। जैसे संसाधन बढ़ते जाते हैं, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती जाएगी, सरकार के पास ज़्यादा पैसे होगा इन्वेस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो आर्थिक प्रगति पे है भारत, तो आगे बढ़ते। नहीं सर, हमारा क्वेश्चन सीधा सा है कि ये बताइए, मोदी सरकार से पहले मनमोहन सिंह जी सरकार में थे 10 साल करीब, इसके पहले भी कांग्रेस के और भी तमाम जो है दिग्गज नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे और सब तमाम चीज़ें रहीं, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद क्या तेज़ी से विकास हुआ? बस एक इसको रेलवे के अधिकारी के नाते नहीं, एक मतलब जो भी आपका, देखिए मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ जो संसाधन तब थे उसमें बेस्ट करने की कोशिश की जाती थी। अब जो संसाधन मिल रहे हैं रेलवे को, मैंने बताया कि अब रेलवे को जो बजट है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो इसलिए ज़्यादा संसाधन यानी बजट बढ़ाया गया, सब सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बेहतर हो गई। अच्छा सर, ये सब सारी चीज़ें आपकी मान लीजिए रेलवे से रिलेटेड और सब तमाम चीज़ें हो गई, लिखने में आपका बड़ा इंटरेस्ट रहता है सर, इसके बारे में कुछ आप शेयर करिए, क्या कुछ कैसे है? इतना बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद भी आप 2-2 किताबें लिख दिए, ये सब सारी चीज़ें, और जो भी किताबें लिखे हैं बहुत ही एकदम जान लीजिए कि बहुत अंदर जाकर ही आदमी लिख पाता है, तो इतने बिजी शेड्यूल में फिर ये टाइमिंग कहाँ से मिल पाई? ये टाइमिंग मैंने ऑफिस के बाद या छुट्टियों के दिन, संडे वगैरह को, और किताब टाइम से ज़्यादा ये है कि आप लिखना चाहते हैं और आपके अंदर से कुछ उठ रहा है। जैसे अगर आपके अंदर से कुछ उठ रहा है और आप उसको प्रकट नहीं करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कैथेसिस कहते हैं, अंतर्मुखी प्रतिभा के देना। हाँ, मतलब अंदर में कुछ आपके द्वंद्व चल रहा है, कोई कुछ आपने पढ़ा और उसके साथ आप सहमत नहीं है, आपके अंदर से कुछ और निकल के आ रहा है, या कोई भी चीज़ आप देखते हैं समाज में, ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ आप सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, वो एक द्वंद्व चलते रहता है, तो उसको एक प्रकट करने की एक इच्छा होती है। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ठंड लग रही हो तो आप गर्माहट खोजते रहते हैं जी। और एक रजाई मिल जाए तो आपको लगता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है। तो लिखना वैसे ही है कि अगर आपके अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा है तो आप उसको प्रकट करने के लिए वैसे ही गर्माहट खोजते रहते हैं। तो वो लिखना अंदर से एक था, तो मैं लिखता रहा, 2-2 3-3 पेज लिखता रहा, और वो फिर एक किताब बन गई। फिर मैं दूसरी किताब लिखने लगा और वो फिर दूसरी किताब बन गई। अच्छा सर, अगर मान लीजिए ये मन हिंडोला की बात की जाए तो इसमें आपने लगातार इस चीज़ का जिक्र किया है कि 2 अति इच्छाओं के बीच झूलते मन का चित्रण है। प्रिय क्षणों को लेने की इच्छा, फिर ज़्यादा समय रुकने पर पुनः चलने की इच्छा, या बहते रहने की इच्छा, ठहर जाने की इच्छा है। थोड़ा सा इसको डीपली समझाइए, क्या कुछ है ये है कि हम जब संघर्ष कर रहे होते हैं, कोई चीज़ हमारे पास स्थिर नहीं होती है, यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं, तो उस समय बड़ा ही मन करता है कि कुछ स्टेबल हो जाती ज़िंदगी, कुछ मिल जाता, ठहर जाते उसमें। और जब आपको वो स्टेबिलिटी मिल जाती है तो फिर आपको बासीपन आने लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, और फिर आप एक नयापन, एक नई ज़िंदगी खोजना शुरू करते हैं। उसका कारण ये है कि मैंने इसको ज़िंदगी और मृत्यु से कंपेयर किया है कि बहना जो है वो ज़िंदगी है और रुक जाना मृत्यु है। तो हम जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं, तो हमारे अंदर एक जिजीविषा होती है कि हम बहते रहें, लेकिन जिजीविषा में संघर्ष है, इसलिए हम मरना चाहते हैं, रुक जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से पैदा तो हुए हैं बहने के लिए। जैसे हमें स्टेबिलिटी मिलती है फिर वो जिजीविषा उफान मारने लगती है, तो फिर हम बहना चाहते हैं। इस पे मैं फिर एक हरिवंश राय की एक उक्ति कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है।
मैं उल्टा सोचता हूँ कि जब तक संघर्ष है तभी तक जीवन है। अगर आपके पास कुछ करने के लिए ना रहे और उसका एक लंबा पीरियड हो तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं है, मैं मर सा गया। तो वही है कि आप बहते रहिए, चलते लगेंगे। हाँ, यानी इसी को मैंने दिखाया है कि जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो स्ट्रगल का एक टाइम होता है, लगता है कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती, स्टेबल हो जाते हैं, और फिर उस नौकरी में आ जाते हैं तो फिर लगता है कि अरे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड हो गया, एकदम से बड़ी बढ़िया स्मूथ ज़िंदगी चल रही, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं। 10 साल गुजर जाता है पता, और एकाएक एक दिन चौंक के उठते हैं अरे 10 साल गुजर गए, क्योंकि वो ज़िंदगी चल नहीं रही होती, वो रुकी रहती। तो 10 साल का टाइम ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए फिर हमको लगता है कुछ और नया करना चाहिए। यानी ज़िंदगी के हर लम्हों को बिल्कुल, ज़िंदगी खाना बदोश की तरह होनी चाहिए, वहाँ उसमें स्थिरता होनी नहीं चाहिए, और तब आप जी रहे हैं तो वही जिजीविषा, और वो उसी के लिए हम पैदा भी हुए हैं। मरने के लिए नया करते रहना चाहिए, हर समय सारी चीज़ें जो है चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, हम मरने के लिए नहीं पैदा हुए, हम जीने के लिए पैदा हुए। अच्छा सर, अगर गुलाबी लिफाफा की बात की जाए तो इसमें आपने जिक्र किया है कि कंपनी की महिला प्रोफेशनल्स का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें लड़कियां अपनी जो है बातचीत करती थी, प्राइवेट सब सारी बातें उनकी होती रहती थी। उसमें मैथिली की सहेली प्रिया, उस ग्रुप की जो भी एडमिन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, तो इसमें जो है और सब उनके लड़कों के बारे में बातचीत करना, ये सब सारी चीज़, इतना इंटरनल आप कैसे वहाँ पे गए, ये सब सारी चीज़ें कहीं ये आपकी आप बीती तो नहीं रही? नहीं, लड़कियों का जो ग्रुप था वो तो मेरी आप बीती नहीं हो सकती। नहीं, होता है लेकिन कुछ इंटरनल जानकारी मिल जाती है, मान लीजिए कोई कहीं से कुछ इंटरनल जानकारी मिलती है तो उसके बाद ही हम लोग तो अभी तक वहाँ तक जा ही नहीं पाते हैं। सब सारी चीज़ें लड़कियों के बीच में क्या बात है, आप कहाँ तक जाते हैं ये तो आप मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जो लिखता हूँ वो आप जैसे जो यंग लोग हैं, आज के ज़माने के लोग, उन्हीं को देख के, उन्हीं को सुन के लिखता हूँ। तो जो आज चल रहा है, जो कंटेम्प्रेरी है, उसको मैं लिखना चाहता था कि जैसे लड़के जो करते थे 10 साल पहले एक अपने बातचीत कर, वही आज लड़कियां कर रही हैं। तो मैं एक दिखा रहा था कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में महिला ग्रुप कैसे बात करता है, बिहेव करता है, और पुरुष ग्रुप कैसे बात करता है और बिहेव करता है, और अगर इक्वल हो जाते हैं तो पुरुष लोग कैसे रिएक्शन देते हैं और महिलाएं कैसे रिएक्शन देती हैं। तो अगर आर्थिक रूप से और अपना एक मजबूत महिला है तो वो जिसको कहते हैं कि उसका अगर अनादर हुआ और उसका ढंग से आदर नहीं हुआ तो वो उसी ढंग से रिएक्ट करेगी जैसे एक दम्भी पुरुष रिएक्ट करता। तो गुलाबी लिफाफा मेरी इस चीज़ को, जो चीज़ें आपने सोचा है ये मतलब एक आप लोगों के ग्रुप के बीच की बातचीत है। यानी जैसे आप लोगों का, जैसे आप मान लीजिए हम लोग 4-5 लोग हैं, सब अपने ग्रुप के लोग हैं, आपस में बातचीत होती है, हंसी मजाक होती है, ये सब सारी चीज़ें यहीं से उठाकर आपने जो है उसको जो है बिल्कुल उसका चित्रण आपने फीमेल नहीं फीमेल्स भी ऐसा बात करती हैं। अगर आप आज के फीमेल्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आज के टीवी सीरियल्स को देखते हैं, आज की फिल्म्स को देखते हैं, तो मतलब एक आपको आइडिया मिलता है कि किस ढंग से कौन बिहेव कर रहा है। तो एक ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, राइटर एक ऑब्जर्वेंट होता है, दो देखता है और सब समझता है, और आधी चीज़ें वो देखता है, आधी कल्पना करता है। तो इसको कहते हैं ना एक्स्ट्रापोलेट, मैथमेटिक्स में कहते हैं कि इतनी चीज़ हमने देखी, इसके आगे की फिर इस ढंग से होगी, तो उस ढंग से एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि इतनी चीज़ें हमने देख ली और आगे की ऐसी होगी, जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो इस ढंग से होगी। तो वो बाकी कल्पनाएं होती उस ढंग से। तो लिखने का सिलसिला भी और भी जारी रहेगा, और भी कुछ अच्छा लिखेंगे इसके बाद? फिर मान लीजिए अभी जब तक है आपका कार्यकाल, इसके बाद फिर आगे क्या कुछ करने की प्लानिंग किए हैं? तो लिखने का सिलसिला तो अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो जारी रहेगा, और लिखना चलता रहेगा, क्योंकि मन में द्वंद्व कुछ ना कुछ जो नई चीज़ें देखता हूँ, सुनता हूँ, उसको लेके उठता है, और उस द्वंद्व को मैंने बोला कि प्रकट करने के लिए वही जैसे ठंड में सिकुड़ते आदमी के लिए गर्माहट चाहिए होती है, तो वो तो लिखना तो वही एक क्रिया और प्रतिक्रिया, तो वो चलते रहेगी। सर्विस पीरियड के बाद भी लिखना जारी रहेगा? बिल्कुल। और इसके बाद अगर ये सर्विस पीरियड के बाद एक लंबा समय पूरा बचेगा, सब एकदम आपको लगेगा खालीपन सा है, उस बीच में आप कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचेंगे, पॉलिटिक्स वगैरह में जाने की सोचेंगे? क्या कुछ ऐसा कभी प्लानिंग की है, कभी दिमाग में आया? नहीं, पॉलिटिक्स
से तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ राजनीतिक कोई बेंट है या कोई झुकाव है, तो उधर जाने का तो कोई न सोचा है, न मैं उसके लिए मेरे अंदर उस ढंग की प्रतिभाएं हैं। नहीं, आपने पहले भी ये चीज़, सबसे पहले आपने यही चीज़ बताई है कि हमने जो है कोई चीज़ प्री प्लान नहीं थे, लेकिन सब सारी चीज़ें बनती गई, उस हिसाब से फिर हमने IIT कर ली। हाँ। तो हो सकता है कि फिर ऐसे ही सब सारी चीज़ें बनती जाएं। अब तक आप सब उस बारे में कोई प्री प्लान नहीं है, फिर आगे उस हिसाब से परिस्थितियाँ बन जाए, आपको जो है पॉलिटिक्स में आना पड़ जाए। हाँ, अब भविष्य के घर में क्या है संकल्पित बहुत तो ज़्यादा, नहीं है। लेकिन मेरा आज के दिन में जो मेरी प्रतिभा है, जो मेरा सोच है, वो सब राजनीति से बहुत दूर है। नहीं, संकल्पित ये हम कह रहे हैं कि संकल्पित आप नहीं है ना, कि मतलब नहीं, राजनीति में जाना ही नहीं संकल्पित कुछ नहीं है। मैंने बताया कि बहते पानी की तरह जिंदगी होनी चाहिए, तो जिंदगी वैसे ही रहेगी। मैं इस बात को लेकर भी संकल्पित नहीं हूँ, मैं लिखूंगा ही, लेकिन ये कि अभी मैं सोचता हूँ लिखने का मन रहता है तो लिखते रहूँगा, लेकिन अब कोई कहे कि नहीं मैं इसकी भीष्म प्रतिज्ञा कर लूँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कभी आपको अगर लगेगा कि हम पॉलिटिक्स में आकर लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं तो आप आएंगे? अगर ऐसा लगता है तो हो सकता है ऐसा करें, लेकिन बिना पॉलिटिक्स में गए भी किया जा सकता है जो अपनी पहुँच में है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें जैसे सांसद निधि है, विधायक निधि है, और सब तमाम चीज़ें, वो सब आपको उस हिसाब से तो मिल नहीं पाएंगी। लोगों के हित के लिए हो सकता है लंबा टाइम हो, तो मतलब संकल्पित नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं आएंगे? अगर नहीं, संकल्पित नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ सोचते भी नहीं। चलिए ठीक। तो ये थे हमारे साथ उत्तर रेलवे के मुख्य अभियंता विनोद त्रिपाठी जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।